हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गाइडेंस प्रोग्राम में। जैसा कि आप जानते हैं, गाइडेंस प्रोग्राम मूलतः यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने वाले उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो बहुत या तो फ्रेशर हैं या अभी हाल फिलहाल उन्होंने एग्ज़ाम प्रारंभ किया है तैयारी करने को लेकर, उनके लिए एक बहुत बेसिक चीज़ों को मैं तैयार करना चाहता हूं। उनकी जो समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। उनको एक एग्ज़ाम और सिलेबस को समझने की कोशिश कर रहा हूं। साथ ही क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा उसका एक आधार तैयार, ताकि वे एक अच्छी रणनीति के साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, अपने समय को यहाँ पर व्यर्थ ना हो। ऐसे इस चीज़ों को यहाँ पर हम प्रयोग करने जा रहे हैं। इस जो गाइडेंस प्रोग्राम है मूलतः आपके लिए एक सही रणनीतिक स्थिति आपको प्रदान करे, आपकी तैयारी को बेहतर बनाए और सही दिशा में बढ़ाए। इसी संदर्भ में हमने सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र को यहाँ पर अध्ययन करना प्रारंभ किया था। उसकी एक रणनीतिक चर्चा हमने देखी थी, उसका विश्लेषण हमने कर लिया है, जिसमें अब तक दो विषय अब तो आपको मिल चुके हैं, इतिहास और भारतीय समाज। सामान्य अध्ययन के पेपर 1 में अंतिम विषय को लेकर आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं और आज अध्ययन करेंगे भूगोल के बारे में। देखेंगे भूगोल की विषय वस्तु क्या है यूपीएससी के सिलेबस में, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से प्री और मेंस में उस सिलेबस के अनुसार कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछने की प्रकृति कैसी रही है, इसको पढ़ने के लिए आप क्या क्या स्रोत अपना सकते हैं, किन किन चीज़ों को आप आधार बना सकते हैं, आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप किस तरीके से हैंडल करें, अर्थात जब ज्योग्राफी आपको अध्ययन करने की बारी आएगी तो आप किस तरीके से इसे एक बहुत ही अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर हम एक एक करके इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ हम करते हैं वो है विषय वस्तु का अध्ययन। तो आइए देखते हैं कि यूपीएससी के एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें भूगोल को लेकर क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं या क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताया है कि आपको पढ़नी होंगी। यहाँ पर 3 पॉइंट में उन्होंने सिलेबस को डिस्क्राइब किया हुआ है। ये 3 पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है वहाँ पर विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषताएं बतानी है, अर्थात जैसे कि मानसून क्या होता है, जलवायु क्या होता है, प्लेट वर्थ की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें किस तरीके से डेवलपमेंट होती हैं। एक कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल की जो भी अपनी विशेषताएं हैं उनको वहाँ पर परिलक्षित करना, उनकी वहाँ पर चर्चा करनी है। और इसके साथ साथ जो दूसरा पॉइंट है वो है विश्व भर के प्राकृतिक संसाधन का वितरण। इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने वाले कारकों की भी चर्चा करनी है। तो आपको वैश्विक स्तर पर जो भी संसाधन पाए जाते हैं, जैसे कि आपका जो भी किसी प्रकार के खनिज संसाधन हो सके, प्राकृतिक संसाधन हो गए, जैसे कि आपके जल हो गया, एक तरह का प्राकृतिक संसाधन है। खनिज की बात करें तो विभिन्न प्रकार के धातु हो गए, वहाँ पर पाए जाते हैं। तो इनका किस तरीके से वितरण है और इनके वितरण की स्थिति के आधार पर वहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार की औद्योगिक संरचना का विकास हुआ है, किस तरीके से शहरीकरण हुआ है, किस तरीके से औद्योगिक गलियारों का निर्माण हुआ है, किस तरीके से आर्थिक विकास की स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो वहां पर इसके कारक, प्रभावों इत्यादि का भी हम वहां पर अध्ययन करते हैं। तीसरा जो पॉइंट आता है यहाँ पर ये भौतिक भूगोल की से संबंधित यहाँ पर एक विभिन्न प्रकार की घटनाक्रम स्थितियों की चर्चा की जाती है, जिसमें भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, भूभौतिकी घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं, वनस्पति एवं प्राणी जाति पर परिवर्तन और इसके प्रभावों का हम अध्ययन यहाँ पर करते हैं। अर्थात भूकंप के कारण किस तरीके की प्रक्रियाएं उत्पन्न होती हैं, क्या क्या वहाँ पर परिवर्तन लेकर आते हैं, उसका क्या प्रभाव वहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह से ज्वालामुखी के कारण क्या है, उसका किस तरीके से उत्पन्न होता है, उसके कारण करने वाले प्रभाव क्या है, प्रभाव प्राणी जगत पर क्या है, वनस्पति जगत पर क्या है। इसी तरीके से अन्य सारी चीज़ें हैं, चक्रवात हो गया, अन्य तरीके की जो भी घटनाएं हैं, बाढ़ की स्थितियां हो गई हैं। तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं हम उनका अध्ययन यहाँ पर इस तीसरे पॉइंट में करते हैं। तो ये तो हमारा सिलेबस हो गया, जहाँ पर मूलतः इसी को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करें तो यहाँ पर 3 टॉपिक बनता है, भौतिक भूगोल, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को हम इसी आधार पर अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। सबसे पहले प्री की बात करें तो प्री के जो क्वेश्चन हैं वो मूलतः भारत पर आधारित हैं या विश्व पर आधारित हैं, और भारत और विश्व पे जो क्वेश्चन आधारित हैं वो मूलतः भौतिक भूगोल पर आधारित क्वेश्चन है। और इसलिए मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट पर ही आधार बनाकर इनको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाए हैं। अगर हम बात करें कि जहाँ पर विश्व के प्राकृतिक संसाधन वितरण प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्रों के आधार पर भारत और विश्व में किस तरीके के उद्योगों का विकास हुआ है, किस तरीके के प्राकृतिक संसाधनों का वितरण हुआ है, उस आधार पर यदि हम प्री में क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर 2015 की अगर मैं बात करूँ तो 8 क्वेश्चन इसमें आए थे, 2016 में 6 क्वेश्चन हैं, 2017 में 7 क्वेश्चन हैं, 2018 में 4 और 2019 में 7 क्वेश्चन हैं।
इसी तरीके से जहां भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, भौगोलिक घटनाएं, चक्रवात, प्राणी जगत पर परिवर्तन, प्रभाव इत्यादि चीज़ों के अगर रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो प्री में यहाँ पर 2015 में 3 क्वेश्चन, 16 में 2 क्वेश्चन, 17 में 2 क्वेश्चन, 18 में 4 क्वेश्चन और 19 में 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ कि जो सामान्य अध्ययन का पेपर है उसमें 100 नंबर का क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का पेपर आता है। 100 नंबर के पेपर में वहाँ पर कितने क्वेश्चन ज्योग्राफी से हर साल पूछे गए हैं, तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो यहाँ पर 11 आपको 2015 में आए हैं, फिर 8, 9, 8, 10, अर्थात ऑन एन एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन जो होते हैं, 8 से 11 के बीच जो होते हैं क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपके प्री में देखे गए हैं। तो अगर देखा जाए तो 8 से 10% का ही मानक है और बाकी आपको ज्योग्राफी पढ़नी है। अब बात करते हैं मेंस के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें कैसी हैं। देखिए मेंस का जो क्राइटेरिया है वो अपने आप में यहाँ पर पेपर 1 की मैं बात करूँ तो सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भूगोल के ही क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन करीब 7 से 9 क्वेश्चन के बीच में यहाँ पर देखे गए हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से पिछले 5 सालों में तीनों पॉइंट से कितने कितने क्वेश्चन किस साल पूछे गए हैं। 2015 की बात करता हूं तो विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषताओं के आधार पर यहां पर 2015 में 2 क्वेश्चन, 16 में 3, 17 में 2, 18 में 2, 19 में 2, ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन आना ही आना है। इसी तरीके से दूसरे पॉइंट की बात करें जहां पर प्राकृतिक संसाधनों, वितरण, प्राथमिक द्वितीयक उद्योगों की बात की गई है, तो इससे रिलेटेड यदि आप यहाँ पर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर 2015 में 4, फिर उसके बाद 16 और 17 में 3 है, 18 में फिर 4 है और 19 में फिर 3 है, अर्थात कम से कम 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। 4 क्वेश्चन 3 से 4 यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। इसके पश्चात मैं बात करूं अगर भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, इसके प्राणी जगत और वनस्पति जगत पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करता हुआ कोई क्वेश्चन में इसमें देखने को क्या मिलता है, तो यहाँ पर मेंस में 2015 में 1 क्वेश्चन, 16 में 2 क्वेश्चन, 17 में 3 क्वेश्चन, 18 में 2 क्वेश्चन और 19 में फिर से 3 क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन, यहाँ पर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल यहाँ पर मेंस में कितने क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं भौतिक भूगोल से, पूरे भूगोल से, तो यहाँ पर अगर मैं 15 की बात करूँ तो 7, 16 में 8, 17 में 8, 19 में 8 और 18 में 8, तो यहाँ पर देखने को मिलता है 8 क्वेश्चन यहाँ पर 7-8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस लिहाज से यदि हम पूरा यहाँ पर विश्लेषण करें प्री और मेंस में कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना इंपॉर्टेंस भूगोल को देना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, आप सिर्फ भूगोल को भूगोल विषय के हिसाब से मत पढ़िएगा, ये बहुत बड़ी गलती होती है। कारण क्या है, भूगोल एक ऐसा विषय है जो कि कई अन्य विषयों को आधार प्रदान करता है। जैसे कि भूगोल यदि आप पढ़ रहे हैं तो भूगोल जो होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। कैसे, यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन क्या है, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, रिफाइनरी हो गई, गैस हो गया, इसके आधार पर किसी भी देश में विभिन्न प्रकार के संसाधनों का निर्माण होता है। साथ ही यहाँ पर स्टील हो गया, लोहा हो गया, अन्य प्रकार खनिज का उत्पादन हो गया जो देश के विकासिक प्रक्रिया में योगदान करते हैं। इसलिए भूगोल अर्थव्यवस्था से जुड़ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए प्राणी जगत और यहाँ पर प्राणी जगत और वनस्पति जगत की बात की गई है, ये पर्यावरण से भी जुड़ जाता है। इसके अलावा जब यहाँ पर सुनामी, चक्रवात, तूफान आता है तो ये आपदा प्रबंधन के विषय से भी जुड़ जाता है। इसके अलावा यदि आप अध्ययन करेंगे किस तरीके से प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत पढ़ेंगे, भारत की भौगोलिक परिस्थितियों का एक स्थान दूसरे स्थान परिवर्तन हो रहा है, मानसूनों में परिवर्तन होता है, तो वहाँ पर ऐतिहासिक घटनाक्रमों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इतिहास में भी काफ़ी सारे परिवर्तन वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से जब आप भूगोल पढ़ रहे होते हैं तो उसकी भारत की आप अवस्थिति पढ़ते हैं। भारत की जब अब आप अवस्थिति पढ़ेंगे तो वहाँ पर 2 विषय जुड़ जाते हैं, एक उसकी आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा भी जुड़ जाता है और एक उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध का भी मुद्दा जुड़ जाता है, क्योंकि हिमालय के कारण आपके कई सारे पड़ोसी देश से जुड़ते हैं। दूसरा समुद्री जो आपका कह सकते हैं कि समुद्री जो आपका कह सकते हैं कि संसाधन है, कह सकते हैं कि आपका जो भी सीमाएं हैं उसके आधार पर यदि हम देखें तो 2 पड़ोसी आपके उसके कारण बन जाते हैं, प्लस भारत का जो यातायात होता है वहाँ पर वो प्रभावित होता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि भूगोल को जब आप अध्ययन कर रहे होते हैं, सिर्फ भूगोल के आधार पर आप क्वेश्चन देखेंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन यदि आप इसे अन्य विषयों के एक आधार के रूप में अगर देखें तो ये आपके जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के कई सारे विषयों को यहाँ पर आधार प्रदान करता है, उनको एक समझ विकसित करता है और उन्हें आसान बनाता है आपको पढ़ने को लेकर। इसलिए ये जो विषय है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
रही बात मेंस के हिसाब से, तो पेपर 1 का अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। मेंस में 8 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं और 20 में से अगर 8 क्वेश्चन एक पार्ट से ही पूछा गया तो बाकी 2 के लिए वहाँ पर 6-7 क्वेश्चन ही बचते हैं, जो कि हमने पिछले बार में देखा है। तो ये चीज़ें मैंने आपको स्पष्ट कर दी। भूगोल की महत्ता क्या है, विषय वस्तु पर जितना ज़्यादा है, मेंस और प्री के क्वेश्चन में भी है, फर्स्ट पेपर में उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे कैसे, इसके लिए आपके पास स्रोत क्या होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मैं बुक इसके लिए नहीं बोलूँगा, बेसिकली सिर्फ आप यहाँ पर एनसीईआरटी ले लीजिए 6 से 12 तक की, वहाँ पर आपकी बेसिक बहुत अच्छी हो जाएगी। और जब आपके एडवांस लेवल पर चीज़ों को समझना हो तो महेश मनवाल जी की बुक आपके लिए सफिशिएंट है। और पढ़नी है तो वहाँ पर फिर आपकी बहुत सारी बुक पढ़ी हुई हैं जिसे आप ले सकते हैं, जियोलोंग सिंह की है और इंदर की सिंह की कुमार जी की आती है, तो वहाँ पर आप और भी बुक ले सकते हैं, लेकिन आई थिंक सफिशिएंट है यदि आप महेश मनवाल जी की बुक को ख़त्म कर लें। इसके अलावा भूगोल की अच्छी जानकारी रखने के लिए आप एटलस का वहाँ पर ज़रूर प्रयोग करें। एक एटलस हर किसी के पास वहाँ पर होनी चाहिए। इसके अलावा इसकी प्रैक्टिस के लिए कट एंड ड्रॉ होता है, जिस पर वहाँ पर आप मैपिंग कर सकते हैं। मैपिंग करते हैं कैसे हैं और इसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको रणनीतिक विषय में जब चर्चा करूंगा तो वहां पर बताऊंगा। तो स्रोत की बात करें तो आपको एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, महेश मनवाल जी की बुक होनी चाहिए और एक एटलस होना चाहिए। इतना बहुत है, सफिशिएंट है। यदि आप ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है तो इतनी जानकारी बहुत है, इतना मटेरियल बहुत है आपकी ज्योग्राफी को बहुत अच्छा करने के लिए। एक ही विषय, एक भी किताब और एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से फिनिश कर लें तो आपका बेसिक और एडवांस यहाँ पर ज्योग्राफी की पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। प्लस वहाँ पर भौगोलिक जानकारी के लिए आप एटलस पर वहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। मैप वहाँ पर ज़रूर उसका अध्ययन करें, बिना मैप के अध्ययन किए आपकी ज्योग्राफी नहीं अच्छी होगी, ना ही यहाँ पर अन्य विषयों के साथ आपको लाभ इसका मिलेगा। इसके बाद आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, प्रश्न की प्रकृति कैसी है, अर्थात भूगोल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो प्री की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन तथ्यात्मक है। तथ्यात्मक कहने का मतलब है वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कई बार मिलान करने को दे दिया जाता है, ज्वालामुखी के नाम दे दिए गए, दूसरे देशों के नाम दे दिए गए, शहरों के नाम दे दिए गए, मुद्राओं के नाम दे दिए गए। तो इस तरह से तथ्यात्मक क्वेश्चन वहाँ पर ज़्यादा आते हैं। जलवायु हो गई, क्षेत्र हो गए, द्वीप हो गए, तो इस तरह के वहाँ पर तथ्यात्मक क्वेश्चन की अधिकता आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन यदि मैं मेंस की आपकी बात करूँ तो मेंस में क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो मेंस में यदि हम क्वेश्चन देखें तो कई अलग अलग कह सकते हैं कि फ्लेवर लिए हुए क्वेश्चन हैं, कई अलग अलग वहाँ पर कह सकते हैं कि विशेषताओं से संदर्भित क्वेश्चन हैं। तो इनको किस तरीके से मैंने विभाजित किया है, एक होता है क्वेश्चन जो विषय विशेष आधारित होता है, अर्थात जो ये विषय दिखे हुए हैं जैसे कि ज्वालामुखी एक विषय टॉपिक हो गया, सुनामी हो गया एक टॉपिक हो गया, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र हो गए एक टॉपिक हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गए टॉपिक हो गया। तो यहाँ पर ये हो गए एक टॉपिक हो गए, मानसून हो गया, जलवायु हो गई। तो ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पर आपको कि पर्टिकुलर किसी एक विषय को ही आधार बनाकर क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि जलवायु और मानसून पर क्वेश्चन पूछ लिया, प्लेट विवर्तनिकी पर सिद्धांतों का उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, संसाधनों का किस तरीके से वितरण है अलग अलग क्षेत्रों में, वहाँ पर उसका आर्थिक विकास से क्या लेना देना है तो उस पर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, वैश्विक जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है वहाँ पर उसको उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। तो एक तो क्या विषय विशेष आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा होता है अंतर संबंधित क्वेश्चन, अर्थात एक को 2 या 3 चीज़ों से जोड़कर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि बाढ़ आने के जो भारत में कहते हैं कि लगभग आपको मानसून जब भी आता है तो अक्सर पूरे भारत में जो होते हैं बाढ़ की स्थितियां देखी जाती हैं। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन इसी पर बना दिया गया कि किस तरीके से हम बाढ़ के पानी को जो होते हैं सिंचाई के लिए और अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए प्रयोग कर सकते हैं, इसके संधारणीय उपयोग की क्षमता कैसे विकसित कर सकते हैं बताएं। तो यहाँ पर बाढ़ को सिंचाई और अंतर्देशीय जलमार्ग से जोड़कर उन्होंने एक क्वेश्चन बना लिया। तो इस तरीके से क्या होता है एक ही टॉपिक के वहाँ पर अलग अलग सब टॉपिक या क्या विस्तार हो सकता है, उसका किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, तो अंतर संबंधित करते हुए भी क्वेश्चन पूछे हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन है जैसे कि पेट्रोल रिफाइनरी है, वहाँ पर क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया कि पेट्रोल रिफाइनरीज जो हैं वहाँ पर कच्चे तेल के उत्पादक देशों के आसपास या विकासशील देशों के पास ज़्यादा नहीं है या उनसे दूर की अवस्थिति के आधार पर है। तो पेट्रोल और कच्चा तेल एक दूसरे से अंतर संबंधित है। पेट्रोल रिफाइनरीज में कच्चा तेल जाता है और वहाँ पर रिफाइन करके फिर उस तेल को फिर वो वापस उसको फेंकते हैं और फिर उसका निर्यात होता है। तो यहाँ पर पेट्रोल रिफाइनरी जैसे भारत में है और कच्चा तेल वो ईरान से है, सऊदी अरब से मंगाते हैं और वहाँ से फिर कच्चा तेल आता है, फिर पेट्रोलियम रिफाइनरी में रिफाइंड होता है, फिर उनको वापस भेजा, फिर उसको बेचा जाता है। तो इस तरीके से घटनाएं होती हैं। तो ये क्या है अंतर संबंधित क्वेश्चन है, एक ही विषय के अन्य पहलुओं के साथ जुड़ा हुआ। इसके अलावा द्विपक्षीय संबंधों पर आधारित भी क्वेश्चन पूछा है। मैंने पहले भी कहा था भूगोल एक द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करता है। किसी देश की भौगोलिक सीमा हो गई, व्यापार हो गया या फिर वहाँ पर किसी प्रकार की समस्याएं हो गई, डिस्प्यूट हो गया, तो यह सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे कि
सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र जो है भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित एक मुद्दा बना हुआ है, तो वहां पर उन्होंने एक क्वेश्चन इसी पर आधार बनाकर पूछ लिया है। इसी तरह से दक्षिण चीन सागर विवादित एक मुद्दा है, जो कई देशों के मध्य वहां पर स्थितियों का विवादित मुद्दा है, तो उसको उन्होंने आधार बना के पूछ लिया। तो यहाँ पर क्या है, द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इंटरलेट करते हुए वहां पर जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उनको वहां पर वो क्वेश्चन बनाकर पूछ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर पर्यावरणीय आधार को भी डिपेंडेबल करके वहां पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे कि वहां पर पूछ लिया कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जो होते हैं एक दूसरे से दूर दूर होते हुए वहां पर वायु प्रदूषण की गुणवत्ता जो होती है हर एक देश के वहां पर दूसरे से खराब है, अच्छी है, इस तरह से वो क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके पूछ रहे हैं, तो पर्यावरण से वो जोड़ रहे हैं। या फिर यहाँ पर एक दूसरा हो गया कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जो होते हैं पर्यटन के लिहाज से अपनी पारिस्थितिक वहन क्षमता को संपूर्ण तरीके से प्रयोग कर सके हैं, यहाँ पर अब समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। तो यहाँ पर उन्होंने पर्यटन जोड़ा और साथ ही साथ वहाँ पर पारिस्थितिक वहन क्षमता पर्यावरण से जोड़ते हुए एक भौगोलिक क्षेत्र को वहाँ पर उन्होंने जानकारी बनाकर एक पर्यावरणीय आधार देकर एक क्वेश्चन बना दिया। तो वहाँ पर भूगोल जो होता है सिर्फ भौगोलिक आधार पर ही क्वेश्चन पूछता है, द्विपक्षीय आधार पर भी क्वेश्चन पूछता है, अंतर संबंधी क्वेश्चन बनाकर पूछ रहा है, और यहाँ पर साथ साथ आपके पर्यावरणीय आधार बनाकर भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है। औद्योगिक गलियारों के निर्माण, आर्थिक संबंधों से भी वहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन जो आर्थिक आधार पर हैं, जैसे कि औद्योगिक गलियारों के निर्माण को हो गया, प्राकृतिक संसाधनों के वितरण कारण पर्टिकुलर क्षेत्रों का विकास हो गया, तो यहाँ पर ग्रामीण और शहरों की जो होते हैं अंतरों के हिसाब से क्वेश्चन बना रहे हैं। तो वहाँ पर ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है वो अलग अलग कई तरीके की स्थितियों के साथ जुड़े हुए क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए उसके पढ़ने की रणनीति भी हमें वैसे ही बनानी है। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण पहलू की। हमने विषय वस्तु को देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चर्चा कर ली, आपके स्रोत मैंने बता दिए क्या हैं और यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसे प्री और मेंस में पूछे गए। अब इन स्रोत का और इसके पूछे गए प्रश्नों का और इसके सिलेबस को पूरी तरीके से निचोड़कर एक अच्छी रणनीति कैसे बनाई जा सकती है और उसे कैसे समग्रता प्रदान की जा सकती है, उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे जो जरूरी पहलू है कि हम भूगोल का अध्ययन करें तो करें कैसे और सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। जितना मैंने भूगोल पढ़ा है और जितना मैंने भूगोल को पढ़ने के पश्चात वहाँ पर समझा है, जितना सरलीकृत मैंने तरीका पाया है वो है कि कई बार आप जो अध्ययन कर रहे होते हैं, अध्ययन के दौरान मैंने कई सारे बच्चों को क्योंकि पढ़ाया हुआ है, उनकी कॉपियाँ चेक की हुई हैं, उनके पढ़ने की रणनीति के साथ उनकी चर्चा की हुई है, तो वो एक बहुत ही सिंपल गलती करते हैं कि ज्योग्राफी को लेकर बेसिकली वो लोग नोट्स बनाते हैं और नोट्स वहाँ पर कॉपियों में बनाते हैं। मैंने यहाँ पर ज्योग्राफी क्या है कि अध्ययन जब मैंने किया है तो वहाँ पर सिर्फ मैंने मैपिंग के थ्रू ज्योग्राफी को पढ़ा है, और कॉन्सेप्ट यदि आपके क्लियर हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। और यदि आपको नोट्स बनाने भी हैं तो बाय थ्रू यहाँ पर मैप के थ्रू बनाइए। यदि आपका एक बार एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दिमाग जो होता है या जो आपकी जो होती सोचने की जो शैली होती है वो शब्दों में नहीं सोचती है, वो चित्रों के माध्यम से इमेज के आधार पर सोचती है। और यदि भूगोल सबसे अच्छा सब्जेक्ट है जिसकी इमेज क्रिएट करना बड़ा आसान है। जब आप मैप पढ़ते हैं तो मैप में हर एक चीज़ को देखें। जैसे कि आप भूगोल पढ़ते हैं, भूगोल में जब आपको ऐसा कौन सा टॉपिक है जो बिना मैप के आप नहीं पढ़ सकते, मैं कहता हूँ आपको ये एक टॉपिक बता दीजिए जिसमें आप कह सकते हैं सर ये टॉपिक है जो बिना मैप के हम नहीं पढ़ सकते हैं, सॉरी ये टॉपिक है जो हम बिना मैप के भी यहाँ पर पढ़ेंगे या बिना मैप की हमें आवश्यकता नहीं। मैं कहता हूँ यहाँ पर ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो बिना मैप के को पढ़ा जाना चाहिए, अब आसान हो जाता है। जैसे मैं इन सभी क्वेश्चन को यदि मैं आंसर देने की बात करूं, एक कौन सा तरीका होगा जिससे मैं इन सभी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं, तो वो है आपकी मैपिंग। मैपिंग का अध्ययन करते हैं तो आप तथ्यात्मक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तथ्यात्मक क्वेश्चन कैसे कि वहां पर यदि आपने प्राकृतिक संसाधनों का वितरण पढ़ा कि भारत में पूछ लिया गया कि भारत में लोहा कहाँ पाया जाता है, स्टील कहाँ पाया जाता है, कोयला कहाँ पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, थोरियम कहाँ कहाँ है, अगर आपने इसे 1 या 2 बार प्रैक्टिस मैप पे कर ली है तो आपको हमेशा याद रहेगा और जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा आप तुरंत टिक करके आओगे, क्योंकि आपको पता है कि थोरियम यहाँ पर है, केरल में पाया जाता है। अगर आपने वहाँ पर एक बार रट्टा मार के पढ़ा हुआ है तो मे भी आप मिसप्रिंट कर जाएं, वह यहाँ पर याद ना रहे। इसी तरीके से समटाइम वहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सही क्रम में सजाने की स्थितियों को पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर के राज्यों की स्थिति है या नदियों की स्थिति है पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए बनाएं। यदि आपने नदियों का अध्ययन करते समय उसको मैप में बना लिया और उनको वहाँ पर पूर्व से पश्चिम की स्थिति यदि आपने एक बार देख ली है तो वहाँ पर आपको बार बार उसे फिर वहाँ पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको हमेशा जब भी याद आएगा आपको मैप याद आएगा, और मैप याद आएगा तो आपको पता होगा पहली नदी, दूसरी नदी, तीसरी नदी, चौथी नदी कौन थी और कौन किस तरफ से शुरू हुई थी, उसका पूरब और पश्चिम क्या था। तो इस तरीके से आपको तथ्यात्मक क्वेश्चन के आराम से वहां पर हल कर सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हैं। दूसरा,
हम बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन है कि मेंस में कहा गया कि विषय विशेष क्वेश्चन होते हैं, क्या इनका भी आंसर दिया जा सकता है? ऐसे कौन सा क्वेश्चन नहीं है। जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु का वितरण जब आप पढ़ते हैं तो आप मैपिंग में वितरण पढ़िए, किस क्षेत्र में किस तरीके की जलवायु है। किसी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन होता है तो उसके पीछे आधार क्या है, वहां पर वायु दाब है, तापमान है, किस तरीके से कहां परिवर्तन होता है तो वहां पर मानसून या जलवायु में परिवर्तन दिखाई देता है। यदि आप उसको भी मैप में पढ़ लें तो वहां पर आपको पता चलेगा कि जब जलवायु में परिवर्तन होता है तो वहां पर उसके कारक क्या क्या हैं, वो भी आप वहां लिख सकते हैं। उसके बाद जब जलवायु में परिवर्तन हो रहा है तो पर्टिकुलर किस क्षेत्र पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो भी आपको हमेशा माइंड में याद रहेगा कि कहां पर ज्यादा तापमान पड़ रहा है, कहां पर कम तापमान। और आपको पता है तापमान ज्यादा होगा तो क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान कम होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तापमान जो ज्यादा और कम होगा उनका वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनका वहां पर प्राणी जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ग्लेशियर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इतना तो आपको कॉमन सेंस वैसे भी बन जाता है। और इसलिए यहां पर जब आप पढ़ेंगे कि ग्लेशियर्स कहां पर हैं, झीलें कहां हैं, संसाधन कहां हैं, महासागर कहां हैं, और इन सभी चीज़ों का यदि आप मैप के थ्रू एक बार अध्ययन कर लेंगे तो वहां पर आपको दोबारा इसको चीज़ों को यहाँ पर नोट्स बनाने की मैं कहता हूं जरूरत नहीं है। अगर आपको नोट्स बनाना भी है तो कट एंड ड्रॉ खरीद लीजिए और कट एंड ड्रॉ में हर एक चीज़ का, हर एक टॉपिक का वहां पर ड्रॉ करिए, उसके पॉइंट बनाइए, नोट्स बनाइए, ग्राफ बनाइए और सब चीज़ों उसी में लिखिए। अगर एक बार वो तैयार हो गया, आपने भूगोल को विथ वहां पर मैपिंग एक बार क्लियर कर ली, तो आपको फिर उसके बाद कोई भी नोट्स वहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जलवायु, बाढ़ और सिंचाई की बात की जाती है। सिंचाई के कौन कौन साधन, किस क्षेत्र में किस प्रकार के संसाधन पर्याप्त हैं, बाढ़ कहाँ कहाँ आती है, बाढ़ आने के लिए नदियां होंगी और नदियां किन क्षेत्रों में ज़्यादा हैं, कौन सी नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, बेसिकली वो सदाबहारी नदियां हैं। मानसून भी कहाँ पर आपको आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरता है, वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ पर आपको बाढ़ स्थिति आने की आशंकाएं ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर स्थितियाँ आपको देखने को मिली। सिंचाई की कौन कौन सी परियोजनाएं हैं तो वो भी आप बड़ी आसानी से मैपिंग में कर सकते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहाँ हैं वो भी आप मैप में बना सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप मैप में नहीं बना सकते हैं। हिमालय आपको पर्वत दिखाने, पहाड़ दिखाने हैं, दर्रे दिखाने हैं, नदियां दिखानी है, जलमार्ग दिखाने हैं, सड़क दिखाना है, कुछ भी दिखाना है, आप हर चीज़ मैप में दिखाइए। चीज़ें बहुत स्पष्ट और क्लियर होंगी और चित्र में रहेंगी तो वो आपको हमेशा याद रहेंगी। इसके अलावा द्विपक्षीय स्थिति आपको दिखानी है। अगर आपने एक बार मैपिंग में क्लियर कर लिया, आपको पता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब कहाँ और किसके बाद आएंगे, हिमालय से कौन कौन संलग्नित है, साथ साथ यहाँ पर आपकी महासागरीय सीमा जो है वो किसके साथ संलग्नित होती है। यहाँ पर हिंद महासागर भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंस रखता है, द्विपक्षीय संबंधों में उसकी क्या भूमिका है, रणनीतिक स्थिति उसकी क्या है, सामरिक स्थिति उसकी क्या है, ये सब कैसे क्लियर होगा, एक बार मैप पढ़ लेंगे। मैप पढ़ने से आपको पता चलेगा कि भारत की भौगोलिक स्थिति कितनी इंपॉर्टेंट है दक्षिण एशिया में और क्यों यहाँ पर चाइना के वहाँ पर लगातार प्रयास करता है इस क्षेत्र पर यहाँ पर भारतीय परिस्थिति को कमज़ोर करने की। ये भी कब क्लियर होगा, जब आप मैप का अध्ययन करेंगे। बिना मैप के कोई आपको बता देगा तो आपको समझ ही नहीं पाएंगे कि यहाँ पर ये क्या रहा है या टीचर बता क्या रहा है। इसलिए बिना मैप का आपको वहां पर द्विपक्षीय संबंधों का अध्ययन भी करना वहां पर बेमानी होगा। इसके अलावा ये तो एक तरीका हो गया जहां पर आप कहते हैं कि आप भूगोल की हर एक घटना को, चाहे वहां पे प्राकृतिक संसाधनों का वितरण हो, चाहे वहां पर प्राणी जगत को, क्या जो भूकंप, जो सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, भूभौतिकी, भौतिक विज्ञान, कोई विशेषताएं, कुछ भी आपको पढ़ना है आप मैप के थ्रू जाकर पढ़ सकते हैं। वहां पर आपको हर तरीके की नॉलेज हो जाएगी। एक और तरीका होता है जिसके माध्यम से हम भूगोल को पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की प्रकृति वैसी है, कैसी है, अंतर संबंधित हैं। अंतर संबंधित हैं, द्विपक्षीय हैं, पर्यावरणीय आधार हैं। तो आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ें उसको अलग अलग आधारों के हिसाब से भी पढ़ें। कैसे, मान लीजिए आपने हिमालय का अध्ययन करना शुरू किया तो हिमालय का आप सबसे पहले क्या करें, भौगोलिक जानकारी लीजिए। हिमालय कितने पार्ट में बटा हुआ है, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद जब आप भौगोलिक जानकारी ले लेंगे तो वहां पर क्या होगा, आप इसके अन्य चीजों के साथ भी इसको संलग्नित करेंगे। किसके साथ, इसके पर्यावरणीय आधार का भी अध्ययन करेंगे। कितने यहाँ पर जैव विविधता क्षेत्र, हॉटस्पॉट क्षेत्र कितने हैं आपके, क्या हिमालय एक हॉटस्पॉट क्षेत्र है या नहीं है, किस प्रकार की वनस्पति हैं, किस प्रकार के जीव जंतु हैं, क्या कोई वहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य है या राष्ट्रीय उद्यान है। तो वहाँ पर पर्यावरणीय आधार और साथ ही पर्यावरण या मानसून में परिवर्तन होने के कारण या फिर जलवायु या वैश्विक तापमान में परिवर्तन होने के कारण हिमालय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या देखना है, पर्यावरणीय आधार के आधार पर इसका अध्ययन कर लें। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी अध्ययन करें, किसके साथ सीमाएं साझा होती हैं, कहाँ कहाँ विवादित मुद्दे, क्या कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र हैं। हिमालय जो भारत की सीमा है वहाँ पर विवादित क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। सियाचिन का नाम आता है, कारगिल आता है, पीओके आता है। तो यहाँ पर ये लाइंस कहाँ हैं, एलओसी आता है, एलएसी आता है, ये सब क्या हैं, कैसे हैं, वो सब आपको तभी पता चलेगा जब आप भूगोल को वहाँ पर मैपिंग के थ्रू
के साथ साथ वहाँ पर हिमालय का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय अर्थात बहुआयामी तरीके से भी कर रहे होंगे। तो जब भी आप अध्ययन कर रहे हो, मैपिंग के थ्रू भी जा रहे हैं, तो उसको बहुआयामी परिदृश्य, पहले तो भूगोल क्लियर करिए। जब आपका भूगोल क्लियर हो जाए फिर उसी टॉपिक के उसे अन्य आयामों से भी पढ़िए। कौन कौन से आयाम हैं? हिमालय का हमने भूगोल पढ़ा, भूगोल के बाद हमने देख लिया हिमालय का पर्यावरणीय आधार देख लिया, हिमालय के अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमने देख लिए, हिमालय का जो हमारी सुरक्षा के संदर्भ से कितनी उपयोगिता है, हिमालय का आर्थिक परिदृश्य क्या है, क्योंकि वहाँ पर कई सारी जो जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, कुछ आपके पेड़ पौधे, कुछ पेड़ पाए जाते हैं, फल फ्रूट पाए जाते हैं जिनका हम निर्यात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आर्थिक परिदृश्य क्या है, वहाँ पर पर्यटन के लिहाज से आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है ज्योग्राफी पढ़ने का बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका जो होता है। एक और चीज़ें हैं कि यहाँ पर एक तुलनात्मक अध्ययन करते हुए भी क्वेश्चन आता है समटाइम, कि जैसे कि संसाधनों के वितरण को लेकर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में इस तरह की परिस्थितियां हैं, या फिर इंग्लैंड जो होता है बहुत तेज़ी से विकसित हुआ जबकि भारत यहाँ पर विकसित नहीं हो पाया, क्या इसके लिए संसाधनों का वितरण एक बड़ी समस्या रही है। तो वहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन आप तभी हल कर सकते हैं कि आपको पता है कि किस क्षेत्र में किस तरीके का संसाधन वहाँ पर है, और उसके लिए भी आपको भूगोल की ही जानकारी वहाँ पर करनी होगी, और वहाँ पर आपको तुलनात्मक भूगोल की जानकारी वहाँ पर करनी होगी। तो विश्व भूगोल में जब आप संसाधनों का वितरण करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के संसाधन हैं और कौन किस तरीके से वहाँ पर भौगोलिक स्थिति कैसी है, और वो किस तरीके से आर्थिक परिदृश्य या सामाजिक परिस्थितियाँ उनके विकसित और विकासशील देशों की जो कह सकते हैं तुलनात्मक अध्ययन आप करते हैं, तो वहाँ पर भी करना हमें आसान हो जाएगा। तो भूगोल पढ़ने के लिए सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, चीज़ों को बुक आपके पास है जहाँ आपकी परिभाषाएं और जो होती हैं कि टॉपिक को क्लियर करेगा, उसकी परिभाषिक शब्दावलियों के माध्यम से आपके डाउट्स और वहाँ पर आपकी चीज़ों को क्लियर करेगा। लेकिन जब आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाए तो उनको जो आपके नोट्स आप बनाएंगे, उनका जो अध्ययन करेंगे, उनको जो आप पॉइंट आउट करेंगे, वो आपको मैपिंग के थ्रू ही यहाँ पर करना है। मैपिंग के थ्रू में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले भूगोल का वहाँ पर पूरी जानकारी होनी चाहिए, अर्थात हिमालय है तो हिमालय की भौगोलिक प्रक्रिया की स्थितियों को प्लेट में अर्थ किया जाता है, भूकंप आता है तो क्या हो सकता है, तो वहाँ पर हर तरीके की चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। तो वहाँ पर आप नोट्स बना सकते हैं, उसकी भौगोलिक जानकारी, उसके बाद एक संक्षिप्त रूपरेखा उसकी आप अलग से नोट्स पे चाहे बनाना चाहे तो बना लें। इस तरीके से फिर आप उसका तुलनात्मक, बहुआयामी और यहाँ पर वैविध्यपूर्ण यहाँ पर आप इसका अध्ययन करें। तो भूगोल को पढ़ने के समय एक चीज़ ध्यान रखें, भूगोल सिर्फ भूगोल के विषय वस्तु के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। यदि आप इसको आधार बनाकर चलेंगे कि ये न सिर्फ आपके प्रश्न पत्र प्रथम के लिए उपयोगी है, बल्कि यहाँ पर द्वितीय में कह सकते हैं कि आपको राज्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, और थर्ड पेपर की मैं बात करूं तो पर्यावरणीय आपको आंतरिक सुरक्षा है, पर्यावरणीय आधार हैं, जिन दो और अर्थव्यवस्था है जिनके लिए बहुत आपदा प्रबंधन का भी टॉपिक इसके अंतर्गत आता है। तो 4-5 विषय ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली जो होते हैं भूगोल से आपको जुड़ते हुए दिखाई देंगे। तो आई होप यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। रणनीति बहुत स्पष्ट है, भूगोल को पढ़ने के लिए आपके पास स्रोत होने चाहिए, एनसीईआरटी सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए, फिर महेश वर्णवाल जी की बुक होनी चाहिए, एटलस होना चाहिए। एटलस क्यों होना चाहिए? ताकि आपकी भौगोलिक नॉलेज क्लियर हो सके, मैप आपके क्लियर हो सके। जब आपके मैप क्लियर हो जाए, आपकी यहाँ पर महेश वर्णवाल एनसीईआरटी के माध्यम से आपकी थ्योरी जो होती है क्लियर होती जाए, तो फिर उन सारी चीज़ों को यहाँ पर कट एंड ड्रॉ के माध्यम से आपको नोट्स क्लियर करने हैं। मैप में जाना है, वो एक पर्टिकुलर टॉपिक बनाना है, टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारी उसमें भरनी है, और वहाँ पर भौगोलिक चित्रात्मक स्थितियों के आधार पर उसे क्लियर करना है। क्लियर कैसे करेंगे? एक तो चित्र बनाकर चीज़ों का वितरण वहाँ पर सुनिश्चित करेंगे, उसकी जानकारी होगी। दूसरा, उसमें बहुआयामी परिदृश्य से भी उसका अध्ययन किया होना चाहिए। हिमालय है तो हिमालय के साथ साथ उसके भौगोलिक, पर्यावरणीय, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिति भी होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप भूगोल को एक बार अध्ययन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना तो प्री में होगी और ना ही मेंस में होने वाली है। तो आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। ये तरीका है, यदि आप एक बार इसे फॉलोअप कर पाए तो ना सिर्फ यहाँ पर आपकी पढ़ने की प्रक्रिया बहुत अलग होगी, बल्कि आपको इसका लाभ भी बहुत मिलने वाला है। सुझाव ये भी है कि जिनका मेंस का जो भी ऑप्शनल का सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का, वो भी इस प्रक्रिया को ज़रूर फॉलो करें। आपके भी सोचने और ज्योग्राफी को पढ़ने की जो समझ होगी, जो बहुत ही कह सकते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपने आप में, वो उसको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ पर हमने प्रथम प्रश्न पत्र यहाँ पर आज खत्म कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभ करेंगे, और वहाँ पर राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, शासन व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के 4 टॉपिक्स को एक एक करके देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।